अभी तक हमने क्या देख लिया था कि ऑडिट क्या होती है, उसमें हमने एग्जामिनेशन देख लिया था, ओपिनियन देख लिया था, फिर हमने ट्रू एंड फेयर व्यू देख लिया था। ये सब हम देख चुके हैं। फिर हमने प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग ली थी, फिर हमने स्कोप ऑफ ऑडिट और एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग कवर कर लिया था। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। तो हमने ये तो देख लिया कि ऑडिट क्या होती है, पर हमने ये देखा नहीं कि एश्योरेंस क्या होता है, राइट। चलो, तो ये समझ लेते हैं कि एश्योरेंस क्या होता है। मॉड्यूल में डिफाइन नहीं किया हुआ, बट मुझे थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने में काम आएगा, इसलिए समझा रहा हूँ कि मान लो तुम्हारा ये ब्लड है, तुम्हारा ब्लड रेड है, मान लो कि तुम्हारा ब्लड यहाँ पे येलो है। जब तुम बीमार होते हो तो क्या करते हो ना, इस ब्लड का टेस्ट करवाते हो, और इस ब्लड की जो रिपोर्ट आती है वो ना कुछ ऐसी आती है कि तुम्हारा एक्चुअल आता है कि भैया एक्चुअल तुम्हारे ब्लड के पैरामीटर्स ये हैं, और एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया लिखा हुआ आता है कि भैया ये रेंज में होना चाहिए। अगर ये और ये रेंज में है तो ओके है, पर अगर आपका एक्चुअल जो आया वो रेंज में नहीं है तो क्या करते हैं, नीचे फाइंडिंग्स लिखी होती है यहाँ पे, रिपोर्ट फाइंडिंग्स, उसमें लिख देते हैं कि भैया ये आइटम रेंज में नहीं है, ये आइटम बढ़ा हुआ है, कटा हुआ है, और आखिरी में क्या होता है, रिपोर्ट पे साइन किया हुआ होता है कि रिपोर्ट है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि जो सब्जेक्ट मैटर है ना, इसको स्टैंडर्ड क्राइटेरिया से कंपेयर कर रहे हो। हमारा जो ब्लड में एक्चुअल जो है ना, उसको कंपेयर कर रहे हो तुम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया से। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि तुम सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया से। उसके बाद में तुम इवैल्यूएशन कर रहे हो, अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो, और अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो यहाँ पे। तो अश्योरेंस क्या होता है, बेसिकली सब्जेक्ट मैटर को स्टैंडर्ड क्राइटेरिया से कंपेयर करके अपना कंक्लूजन ड्रॉ करके अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने को बोलते हैं हम अश्योरेंस। अभी कुछ फर्म्स होती है ना, जैसे तुम डेलोइट का एग्जांपल लोगे, डेलोइट में ऑडिटिंग डिपार्टमेंट नहीं होता, डेलोइट में एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि बेसिकली ऑडिट भी एक तरह से एश्योरेंस ही तो है। तुम बोलोगे भैया कि ऑडिट भी एश्योरेंस है क्या? हाँ, एग्जैक्टली एश्योरेंस है। देखो, हम कंट्रोल टेस्टिंग करते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसेस करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम क्या कर रहे हैं, हम वो सब प्रोसेस करके ये इंश्योर कर रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो बराबर कंप्लाई हुए हैं, जो लॉज एंड रेगुलेशन उसकी रिक्वायरमेंट बराबर फॉलो हुई है, जो डिस्क्लोजर देने थे दे दिए, अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर डिस्क्लोज करिए। तो हम क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है उसको कंपेयर करते हैं किससे, जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट ये है, लॉ की रिक्वायरमेंट ये है। वो करने के बाद में हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि ये अश्योरेंस है ना, तो ये ऑडिटिंग है। सो बेसिकली ऑडिटिंग एश्योरेंस का ही पार्ट है। अब ये जो काम कर रहे हैं ना हम ऑडिटिंग, ये कर रहे हैं कि स्पेसिफिक फाइनेंशियल डेटा पे, और बिकॉज ये एश्योरेंस सर्विस जो है ना, एक स्पेशलाइज नेचर ऑफ सर्विस है जो फाइनेंशियल डेटा पे की जाती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ऑडिट, और इन जनरल आप इसको एश्योरेंस भी बोल सकते हो। अभी ये नॉन फाइनेंशियल डेटा पे भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? मान लो एक कंपनी है जहाँ पे आईटी कंट्रोल्स लगे हुए हैं, मतलब एक रिक्वायरमेंट है मान लो किसी चीज़ की कि कस्टमर डेटा है तो आपको ये कंट्रोल सेटअप करने पड़ेंगे, एक गाइडलाइन है। अगर आप एक्चुअल जो कंट्रोल सेटअप है उनको कंपेयर करोगे किसके साथ में, जो गाइडलाइन में रिक्वायरमेंट है, तो इससे भी मैं क्या बोलूँगा, एश्योरेंस सर्विस है। सिर्फ इस पर डिफरेंस ये है कि नॉन फाइनेंशियल डेटा पे, तो जो एश्योरेंस है वो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा पे हो सकता है, और जो फाइनेंशियल डेटा पे हम उसको स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, ऑडिट। अभी कुछ जगह पे इसको अटेस्टेशन भी बोलते हैं। तो ये तीनों वर्ड जो है ना, ऑडिट, एश्योरेंस और अटेस्टेशन, ये इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं लोग बात। क्लियर है? तो एश्योरेंस समझ में आ गया कि एश्योरेंस फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा दोनों पे हो सकता है। जो फाइनेंशियल डेटा पे होता है उससे हम ऑडिट बोलते हैं, और जो नॉन फाइनेंशियल डेटा है उसको आप नॉर्मली एश्योरेंस ही बोलते हो। क्लियर है कॉन्सेप्ट एश्योरेंस का? ओके। अगला कॉन्सेप्ट है मेरा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अभी देखो, हम जो भी काम करते हैं ना, मान लो कि ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। अगर हमें इस पीरियड की ऑडिट करनी होगी तो हम कब स्टार्ट करेंगे, 31 मार्च के बाद में, राइट। कि ये 31 मार्च को मान लो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया हमने, तो तुम 1 अप्रैल से मान लो ऑडिट चालू कर रहे हो। तो 1 अप्रैल के दिन क्या होगा ना, ये जो डेटा है ना, ये उस पीरियड का है जो पीरियड निकल चुका है, राइट। ये पीरियड निकल चुका है, तो ये जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ना, ये उस पीरियड की, ये जो पीरियड निकल चुका है, इसलिए हम इसे बोलते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कि भैया ये जो 1 तारीख को ये इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, हिस्ट्री हो गई है, तो ये हो गया हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने 2 कॉन्सेप्ट देख लिए कि एश्योरेंस क्या होता है और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है। अभी एक और कॉन्सेप्ट है, ये
एक बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, हमारे सी ए इंटर के पार्ट में नहीं है ये, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक बेसिक समझाऊंगा और तुम अपने माइंड में सेट कर लेना कि ऐसा करके कुछ होता है। जो भी लिस्टेड कंपनीज होती है ना, वो 12 मंथ्स की ऑडिट तो करवाएगी ही करवाएगी। वो क्या करती है ना, क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करती है मार्केट में कि भैया मेरा Q1 रिजल्ट इतना है, Q2 रिजल्ट ये रहा, Q3 रिजल्ट ये रहा, और यहाँ पे वो Q4 प्लस 12 मंथ्स का ऑडिट का डेटा पूरा इशू करती है। तो यहाँ पे ना Q1 के रिजल्ट के, Q2 के रिजल्ट के, Q3 पे रिजल्ट पे, यहाँ पे भी मैनेजमेंट रिजल्ट पब्लिश कर रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि भैया ये मैनेजमेंट के रिजल्ट की रिलायबिलिटी क्या है, तो किसी को तो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग काम करते हैं, पर हम ऑडिट जो है ना वो नहीं करते, क्योंकि ऑडिट देखो एक बहुत डिटेल प्रोसेस है, जहाँ पे एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है, प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग होती है, कंट्रोल टेस्टिंग होती है, सब्सटेंटिव होती है, फिर बाद में कंक्लूजन फॉर्म करते हैं, फिर अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे क्वार्टरली 3 महीने का तो डेटा होता है, तो इतना सारा डेटा भी नहीं है, और ऑडिट की अपनी कॉस्ट और अपनी लिमिटेशंस है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑडिट के डिटेल प्रोसेस नहीं करते हैं, बट लिमिटेड प्रोसेस करते हैं। उन लिमिटेड प्रोसेस को हम बेसिकली ये बोलते हैं कि लिमिटेड एनालिटिकल प्रोसेस करते हैं। एनालिसिस समझते हो कि एनालिटिकल प्रोसेस करके हम अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम बोलते हैं रिव्यू एंगेजमेंट्स। क्या बोलते हैं? रिव्यू एंगेजमेंट। जब आप सीए बन जाओगे, किसी अच्छी फॉर्म में काम करोगे, आपका क्लाइंट लिस्टेड होगा ना, तो आप ये बोलोगे कि अभी हम क्वार्टर कर रहे हैं, फिर तुम बोलोगे हम क्वार्टर कर रहे हैं, फिर तुम बोलोगे हम क्वार्टर कर रहे हैं, फिर तुम बाद में बोलोगे हम अभी ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि Q1, Q2, Q3 के रिव्यू एंगेजमेंट्स है, Q4 के बाद जो तुम कर रहे हो तुम ऑडिट कर रहे हो। तो समझ में आ गया, हम रिव्यू एंगेजमेंट कर रहे हैं। अभी एक बात सोचना, ये रिव्यू एंगेजमेंट भी तो तुम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे करोगे ना। अभी मान लो 30 जून का पीरियड है, 1 अप्रैल से लेके 30 जून Q1 है। अभी तुम ऑडिट स्टार्ट करोगे 1 जुलाई से, राइट। 1 जुलाई को ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि ये उस पीरियड से पर्टेन करती है जो निकल चुकी है। कुछ कंपनीज होती है, एक्सेप्शन कंपनीज है मार्केट में, जो यहाँ पे भी रिव्यू नहीं करवाती है, यहाँ पे भी वो ऑडिट करवाती है। एक्सेप्शन कंपनीज है, 2-3 गिनी चुनी कंपनीज है जो क्वार्टरली रिजल्ट्स के भी रिव्यू नहीं करवाती है, क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी ऑडिट करवाती है, पर वो एक्सेप्शंस है और किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है ऑडिट करवाना।